Morning, sir. Good morning, good morning. हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। किसी का माइक खुला हुआ बंद करिए। अविनाश जी। तो देखिए ये आज इसमें शायद कुछ तो देखिए ये टॉपिक का नाम फैसिलिटी आ रहा है, लेकिन एक हमारा एलसी का एक पार्ट रह गया था। तो मैं उसमें केस स्टडी थी वो आज मैं पहले करा देता हूँ, क्योंकि फिर वो टॉपिक कंप्लीट हमारा हो जाएगा। ये फैसिलिटी वाला टॉपिक बाद में हम ले लेंगे, कुछ हालांकि इसमें से कुछ किया भी है हमने। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट का टॉपिक है वो पीछे छूट गया था, उसको हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। हाँ, मेरा बीएफएम लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर है, इसलिए मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत। और ऑप्शनल ठीक है, में क्या लिया आपने? क्रेडिट लिए है सर। क्या रिस्क लिया है? मैनेजमेंट, सॉरी, रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा हाँ, तो इसमें ये वाला ये चैप्टर जो है ये यूजफुल नहीं है उसमें। हाँ हाँ, ठीक है। वो मैं ठीक। ये बेसल वाला करता हूँ सर, रिस्क वाला आप हाँ जब बेसल करते हैं वाले तो कर मैं लेना। कर। बेसल वाला हाँ सर। मॉड्यूल मतलब बीएफएम में मॉड्यूल बी और डी। बी। हाँ। हाँ ये हाँ जरूर सर। करना। ठीक है। चलो। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। तो हम लोगों को इसमें हम लोगों ने ये सब कर लिया था, हमें करना था अब केस स्टडी कि किस तरह से केस स्टडी मतलब पूछी जा सकती हैं। ठीक है। तो इसमें एक बात बोलिए, केस नंबर 1, क्रेडिट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ और आपने क्या क्रेडिट दिया है। यानी कि ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट को हम क्रेडिट फैसिलिटी मानते हैं। ठीक है। तो इसने बोला हुआ है कि आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो आपका क्रेडिट है और जो सेल है, दोनों क्या है? सेपरेट चीज है। सेल होना एक अलग चीज है और आपका क्रेडिट दिया जाना अलग चीज है। ठीक है। और अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच इट इज बेस्ड एंड बैंक आर नो वे कंसर्न विद और बाउंड बाय सच कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो आप दो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। बैंक का मतलब है कि डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो पैसा मिलेगा। आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट है क्या है वो आप जाने। ठीक है। इट ऑल्सो स्टेट दैट द इशूइंग बैंक मस्ट डिस्करेज any attempt by the applicant to include the details of contract, performa invoice etc. in an integral part। अब उसने बोला देखो कि ये एलसी का एक्सटर्नल पार्ट तो हो सकते हैं, लेकिन एलसी का क्या नहीं हो सकते? इंटीग्रल पार्ट नहीं हो सकते। यानी कि क्रेडिट और आपका कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों चीज क्या मानी जाएंगी? सेपरेट होती है। ठीक है। फर्दर आर्टिकल 5 क्या कहता है? बैंक डील इन डॉक्यूमेंट नॉट इन गुड। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। कभी भी जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें गुड्स की क्वालिटी में कोई डिफरेंस या डिफेक्ट हो, तो उसके लिए बैंक कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि बैंक ने तो पेपर देखे थे, गुड्स नहीं देखी थी। ठीक है। तो इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बोलते हैं। इवन देन द एप्लीकेंट्स एट टाइम अटेम्प्ट टू गेट द डॉक्यूमेंट्स रिफ्यूज ड्यू टू रीजन। कई बार एप्लीकेंट कहता भैया ये जो डॉक्यूमेंट आपने भेजे हैं मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि जो गुड्स हैं वो एज पर परफॉर्मा इनवॉइस नहीं है। ओप्टेन स्टे इंजेक्शन अगेंस्ट द ओपनिंग बैंक टू ऑनर पेमेंट। कभी कभी क्या करता है वो जो एप्लीकेंट है, स्टे ले आता है किसके अगेंस्ट में? ओपनिंग बैंक के अगेंस्ट में। कहता है कि भैया ये जो एलसी के जो डॉक्यूमेंट आपने रिसीव किए हैं उसके अगेंस्ट में पेमेंट मत करना। उन्होंने कहा स्टे लेके आया किसके लिए? पेमेंट ऑनर करने के लिए स्टे ले आया। ड्यू टू द रीजन दैट बेनिफिशियरी हैज नॉट सेंड गुड्स एज सोल्ड। मतलब बेनिफिशियरी ने सामान वैसा नहीं भेजा जैसा भेजना चाहिए था। ठीक है। एज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट और एज गिवन टू अंडरस्टैंड। ठीक है। 10
देयर कुड बी ए ब्रीच इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर बट द डॉक्यूमेंट, तो इसने बोला उन दोनों के बीच में तो कोई भी ब्रीचिंग हो सकती है, किन के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, बट जो एलसी के डॉक्यूमेंट हैं कुड बी प्रीफरेबली इन कंप्लायंस विद द एलसी, जैसी एलसी में लिखे हुए वैसे ही डॉक्यूमेंट अगर बैंक को मिल गए तो बैंक जो है इशूइंग बैंक लायबल टू पे और ऑर्डर। ठीक है। कोर्ट्स इन मैनी केस हैव बीन ग्रांटिंग स्टे इंजंक्शन और स्टॉपिंग इशूइंग बैंक टू पे टू द नेगोशिएटिंग बैंक एंड डेबिटिंग एप्लीकेंट अकाउंट। तो कई बार जब वो कस्टमर यानी इंपोर्टर यानी एप्लीकेंट कोर्ट चले जाता है तो कोर्ट स्टे दे भी देता है, तो अगर स्टे देगा तो रोक लेंगे, स्टे देगा तो मानना तो पड़ेगा कोर्ट की। लेकिन ठीक है। यूपीसी के अकॉर्डिंग तो बैंक को उससे कोई मतलब नहीं है सर, तो स्टे कोर्ट कैसे दे देता है? कोर्ट को तो क्या कह रहे हैं फिर से बोलिए। जैसे उसका जो डिस्प्यूट है वो तो एक्सपोर्टर के साथ वो डील करेगा हाँ या कोर्ट में जाएगा। ठीक है, कोर्ट में गया तो कोर्ट जो है बैंक को पेमेंट रोकने से, अगर मान लीजिए रोक देगा बैंक को पेमेंट देने से, तो बैंक का जो इमेज भी तो डाउन होगा, रेपुटेशनल रिस्क बिल्कुल नहीं डाउन एक्सपोर्टर होगा, के लिए। बिल्कुल डाउन नहीं होगा, क्योंकि बैंक जो काम कर रहा है वो कोर्ट के कहने से कर रहा है। ठीक है, जब बैंक कोर्ट के कहने से काम कर रहा है कोई रेपुटेशन डाउन नहीं होगा। ठीक है। while issuing banks on their own should not in connivance or otherwise try to excuse themselves from making, मतलब उसने यहाँ पे इसी पैराग्राफ को बोला हुआ है कि अपने आप मास्टर ना बने बैंक, अगर कोर्ट ने कहा है तो रोक ले, लेकिन खुद इन बातों का वो ना करे कि भैया जो सामान था वो क्वालिटी ऑफ गुड्स और सेल्स में कोई डिस्क्रिपेंसी थी, उन चीजों का मास्टर ना बने। द कोर्ट ऑफ लॉ बीइंग अबाउट द यूसीपीडी, ये देखो आ गया है पे कि जो यूसीपीडीसी कहता है उससे ऊपर है हमारा किसी भी देश का कानून। ठीक है। ओपनिंग बैंक आर बाउंड टू वेट फॉर स्टे इंजेक्शन टू बी लिफ्टेड बिफोर, मतलब अगर स्टे लग गया है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा किस चीज के लिए, कि वो क्या हो जाए, स्टे लिफ्ट हो जाए। ठीक है। द रिकवरी ऑफ एक क्वेश्चन है सर, इन दिस केस जो है कोर्ट स्टे लगा देगा, एक्सपोर्टर जो है फिर कहाँ अप्रोच करेगा? बेनिफिशियरी अगर स्टे लगा देगा तो स्टे को हटाने के लिए वो कोर्ट में एप्लीकेशन डालेगा, कहेगा जो स्टे लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, इसको उठा लिया जाए, वो कोर्ट में ही लेकिन वो बताएगा। तो एक्सपोर्टर तो फॉरेन कंट्री का रहेगा ना सर। हाँ तो वो अपने वकील करेगा ना इंडिया में। अच्छा, ठीक है। आवाज डबल हो रही है। आवाज क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है? नहीं, आप जैसे बोल रहे हो फिर वापस वही आवाज अच्छा इको, वो इको इको ही इसलिए है। हो रही है, अभी जो इको हो अविनाश रही जी है जब या क्वेश्चन पूछ रहे थे किसी का तो अपना माइक माइक। खोल दिया, हाँ, वो उनके माइक खोलने से इको हो रही थी। ठीक है चलो। तो द रिकवरी ऑफ अमाउंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट इज ऑल टुगेदर सेपरेट इशू, ये बार बार वही बता रहा है। ठीक है। रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट इज ऑल टुगेदर सेपरेट। अब एक तो ये है इधर पेमेंट करना, दूसरा है इससे रिकवरी करना, किससे, एप्लीकेंट से। भाई पेमेंट तो यहाँ कर रहा है किसको, एडवाइजिंग बैंक को पेमेंट कर दे रहा है, लेकिन अब उसका काम रिकवरी करना भी है। तो उसने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट इज ऑल टुगेदर सेपरेट इशू एज इट इज मैटर ऑफ टेकिंग क्रेडिट रिस्क। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा रिस्क आ रहा है, क्रेडिट रिस्क आ रहा है, क्योंकि इशूइंग बैंक ने या ओपनिंग बैंक ने इस एप्लीकेंट के कहने पर यहाँ पर उसने उसको पेमेंट कर दी। अब एप्लीकेंट बैंक क्या कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। तो अगर एप्लीकेंट बैंक ड्रामे कर रहा है तो कौन सा रिस्क है वो, क्रेडिट रिस्क। ठीक है।
Thus, recovery of the amount from the applicant must also not be linked with the honoring the payment of the negotiating bank. तो अगर इशूइंग बैंक को पेमेंट नहीं मिल पा रही है तो उससे इस नेगोशिएटिंग बैंक का कोई मतलब नहीं है। नेगोशिएटिंग बैंक को तो अपना पैसा टाइम पे चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या पता लगा आपको कि बैंक डील्स विद डॉक्यूमेंट नॉट विद द गुड्स। ठीक है, दूसरा डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब कभी कभी क्या डेट में प्रॉब्लम आ जाती है कि डेट कौन सी मानी जाएगी, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, तो इसमें बैंक ए इश्यूड एलसी कितने तारीख को करी? 1 अक्टूबर 2021 को उसने एलसी इशू करी। ठीक है, इन बेनिफिशियरी कहाँ है? यूके में। तो यूके में बेनिफिशियरी है, ये बेनिफिशियरी यूके में है और एलसी इशू करी है इस बैंक ने करी है कितने को? 1 अक्टूबर 2021 को करी है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट एज पर एलसी कितनी थी? कि शिपमेंट कब हो जाना चाहिए था? 15/10/21 को हो जाना चाहिए था ये शिपमेंट यहाँ पर। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ नेगोशिएशन कितनी है? 31/10। नेगोशिएशन से मतलब ये है कि शिपमेंट के बाद जो यहाँ का बैंक है इसको पेपर मिलना। जरा सब लोग बताएंगे शिपमेंट का वो नेगोशिएशन का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बात आपको? ये जो ब्लू कलर है, हाँ, इसको नेगोशिएशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट लेता है और यहाँ क्या देता है? वो डॉक्यूमेंट लेता है और क्या देता है उसको उसके बदले में? पेमेंट देता है। यानी डॉक्यूमेंट का नेगोशिएशन हो रहा है। तो उसने कहा नेगोशिएशन कब हो जाना चाहिए? 31/10 से पहले। मतलब आप सामान भेज दें 15/10 से पहले और डॉक्यूमेंट भिजवा दें कब से? 31/10 से पहले। अब होता क्या है, बेनिफिशियरी प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर नेगोशिएशन 5 अक्टूबर को आए थे। देखना ध्यान से कि होने थे 31 से पहले और ये कब कर लेता है? 5 अक्टूबर को। ठीक है, विद डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द शिपमेंट कितने तारीख को हो गई है? कि भैया उसने शिपमेंट 30/9 को कर दी है। कब कर दी है? 30/9 को। 30/9 को। और एलसी कब ओपन हुई है? 1/10 को। तो उससे पहले ही कर दी इसने। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर, क्या ये वाली शिपमेंट वैलिड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? आप लोग बताओ। नहीं वैलिड मानी जाएगी सर। अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि पहले से ही ये तो पहले ही वो मतलब शिपमेंट कर देगा और बाद में वो अप्रोच करेगा एप्लीकेंट टू द बैंक कि मेरा शिपमेंट हो चुका है, मुझे जो है एलसी चाहिए, तब उस केस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में उनके लिखा होगा तब हो सकता है। अदरवाइज तो बात वही आई कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक बात लिखी हुई है, क्या? लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट लिखी हुई है और लास्ट डेट ऑफ नेगोशिएशन लिखी है, यानी शुरू की डेट का कोई जिक्र नहीं है। तो सिर्फ उसका काम ये देखना है कि 15 अक्टूबर से पहले शिपमेंट हो जाना चाहिए। और शिपमेंट कब हो गया? यहाँ पे 30/9 को शिपमेंट कब हो चुका है? 30/9 को शिपमेंट हो चुका है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है, तो फिर क्या किया जाए? तो इसमें देखो, उसने कहा कि भैया 30/9 को कर दिया और उसमें जो इनवॉइस की जो डेट थी वो कितनी थी? यानी उसने बिलिंग कब कर दी? 2/9/21 को। 30/9 को उसने भेज भी दिया, लेकिन एलसी कब इशू हुई उसकी? 1/10/2021 को। सारे काम होने के बाद एलसी इशू हुई। तो एलसी जब स्पेसिफिकली आपको कुछ कह ही नहीं रही है तो आप एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। सर एक क्वेश्चन है हाँ हाँ, कि जैसे इंटरनेशनल डेट्स तो वेरी करेगा ना, तो इसमें लास्ट डेट क्या हो सकती है? जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई अलग डेट रहेगा, वहाँ पे कोई अलग डेट रहेगा, एक दिन आगे पीछे जा सकता है। डेट वेरी नहीं करता, टाइम वेरी करता है। डेट में थोड़ा सा ये होता है कि जो कैलेंडर डेट इंडिया में है
उसमें लिखा अगर है 30 सितंबर तो इंडिया का 30 सितंबर माना जाएगा। जिस जगह शिपमेंट होनी है उस जगह की डेट मानी जाएगी। जो एक्टिविटी जिस कंट्री में होनी है उस कंट्री में जो डेट चल रही है वो मानी जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। इस केस में क्या हुआ, इशूइंग बैंक ने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कह दिया भैया तुमने तो जो है मेरी एलसी से पहले कर दी है। आर्टिकल 14(1) स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट कुड बी डेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ एलसी, यानी वो उससे पहले के हो सकते हैं बट शुड नॉट बी आफ्टर द एक्सपायरी डेट। तो इस लाइन से आपको क्या लगता है, एलसी का पेमेंट होना चाहिए? होना चाहिए तो लिख चाहिए। रहे हैं ना, शुड नॉट बी डेटेड आफ्टर हाँ एक्सपायरी डेट। हाँ, तो ये है बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, वाइल द एलसी इज साइलेंट अबाउट द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, एलसी में लिखा ही नहीं था कि डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए, डॉक्यूमेंट को कब प्रेजेंट करना चाहिए, क्या वो उससे पहले का हो सकता है नहीं हो सकता है। तो अगर वो लिख देता तो चेक कर लेते हम लोग, उसने लिखा ही नहीं। एज सच assuming the LC did not provide the date of document, the rejection for opening is not as per UCPDC 14(1) के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है पार्शियल शिपमेंट। पार्शियल शिपमेंट से मतलब ये होता है कि आपने सामान भेजा, ठीक है, अब सामान उसने कहा था भैया ऐसे ऐसे सामान जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, सामान को 2 टुकड़ों में भेज दिया, 4 टुकड़ों में भेज दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, पहला मतलब जो क्वेश्चन केस उठता है वो उसे बोलते हैं पार्शियल शिपमेंट। क्या बोलते हैं उसे, पार्शियल शिपमेंट, यानी आधा अधूरा या एक लॉट को 2 या 3 बार में भेजना। ठीक है, क्या बोलता है, एन एलसी कवरिंग शिपमेंट ऑफ 1000 कार्टन्स कंसिस्टिंग ऑफ इतने पीसेस ऑफ शर्ट चेन्नई पोर्ट से दुबई पोर्ट जा रहे थे। ठीक है, उसने कहा था कि पार्शियल शिपमेंट अलाउड नहीं है, सामान एक ही बार में भेजना है। आप ध्यान से सुनना जरा। ठीक है, तो बेनिफिशियरी ने क्या किया, ये जो 1000 कार्टन्स थे इनको 2 पैकेट बना दिए, एक 500 का बनाया और दूसरा भी 500 का बनाया। ठीक है, और ये जो कार्टन बना के हैंड ओवर कर दिया सिप कंपनी को, एक किया 15 मई को, एक किया 18 मई को। तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि क्या ये 2 शिपमेंट हैं? पार्शियल हो गए, दो ही हो गए। 2 शिपमेंट ठीक है, अलग अलग डेट की। उसने सिप कंपनी को हैंड ओवर कर दिया अलग अलग डेट में। ठीक है, अब इसमें फर्दर थोड़ा और एलोब्रेशन आई। क्या आई, उसने कहा कि जब उसने 15 को बुक किए तो उसने एक 17 तारीख का उनको क्या इशू किया, बिल ऑफ लीडिंग किया, और दूसरा बिल ऑफ लीडिंग कब किया, 19/5 को किया, 18 वाले का। ठीक है, इसने बिल ऑफ लीडिंग इशू कर दिया, दोनों कैसी डेट में है, अलग अलग डेट में, यानी पार्शियल शिपमेंट का है। फिर एक लाइन लिखी है, बोथ द कंसाइनमेंट आर टू बी शिप्ड बाय ए वेसल दैट इज ड्यू टू लीव चेन्नई ऑन कितना, उसने कहा ये दोनों जो सामान हैं आपके एक जहाज से, वेसल का मतलब जहाज समझ लो या मालवाहक जहाज समझ लो, एक जहाज से, सेम जहाज से जाएंगे। मतलब उसने डिक्लेयर कर रखा है कि ये एक ही जहाज से जाएंगे। अब बताओ पार्सल शिपमेंट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। नहीं माना जाएगा। तो इसने कहा कि 1000 कार्टन्स आर शिप्ड ऑन सिंगल वेसल बट विद 2 बिल ऑफ लीडिंग। तो जब वो पहले से डिक्लेयर कर रहा है आपको कि भैया उसी ट्रेन से जाएगा, लेकिन बुकिंग करने में उसने 2 बार लगाए या 3 बार लगाए, 500 के लगाए या 500 के, 300 के, 200 के तोड़ के लगाए, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि सामान आपका जब जाएगा यहां से तो किस में जाएगा, एक सेम वेसल में जाएगा। तो अगर आपका वेसल सेम है या ट्रक सेम है या ट्रेन सेम है जिसमें आपने बुक अलग अलग डेट में किया है,
इस कंडीशन में पार्सल शिपमेंट नहीं ट्रीट होगा, ठीक है। बट बैंक ने क्या किया, बैंक ने एलसी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, which is not permitted. The issuing bank informs the negotiating bank that goods are held to their disposal and further instruction are awaited, ठीक है। उसने बोल दिया भैया भाई सामान सब तुम्हारे पास ही है सब कुछ, अब बताओ। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर्टिकल 31 सुनिए। आर्टिकल 31 क्या कहता है, उसने कहा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफ मोर देन वन सेट ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, तो उसमें बिल ऑफ लेडिंग कितने थे, 2 थे, बिल ऑफ लेडिंग 2 थे, तो मोर सेट अलग है। अलग डेट कवरिंग शिपमेंट ऑफ गुड ऑन द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसफर एंड सेम जर्नी, भैया एक जब पानी का जहाज जाएगा, पानी का जहाज जा रहा है वो एक ही रास्ते से जाएगा, एक जहाज है तो उसी के अंदर सामान पड़ा हुआ आपका, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्शियल शिपमेंट इवन इफ दे इंडिकेट द डिफरेंट डेट ऑफ शिपमेंट। डिफरेंट डेट ऑफ शिपमेंट है, लेकिन वो है एक मिनट रुकिए। चलिए नेक्स्ट है, एज सर सच इन द शायद गिवन, लास्ट में इस वाले इसको लेके कोई एक केस स्टडी या कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद इसलिए क्योंकि 1 मार्क से पेपर रुका है, तो बहुत सारी चीजें अभी पढ़ने पे याद ध्यान याद आ रही है सही बात है। इसमें शायद था कुछ, एग्जैक्टली नहीं मैं क्लिक कर पा रही हूँ, पर इससे रिलेटेड कुछ था उसमें पेपर में। नहीं हो, देखो ये जो हम लोग लाइन टू लाइन कवर करते हैं ना जब कोई टॉपिक, तो वो कहाँ से पूछेगा बताओ आप, वो यहीं से तो पूछेगा, थोड़ा घुमा सकता है, लेकिन क्वेश्चन को पकड़ने के लिए ये मेमोरी जो है, अगर आपने पढ़ा हुआ एक बार और जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं तो याद आ जाएगा। तो इसमें बिल ऑफ लेडिंग अगर एक से ज्यादा है, लेकिन उसमें क्या है, जो आपका जहाज जा रहा है वो सेम रास्ते से हो और एक ही जहाज में दोनों समान हो, तो उसको क्या नहीं माना जाता है, पार्सल पार्शियल शिपमेंट नहीं नहीं माना जाता, मैंने बताया। ठीक है। सिंपल सी ये बात है बस। चलो अब अगला क्वेश्चन है नोटिस ऑफ डिसऑनर। नोटिस ऑफ डिसऑनर से मतलब है कि अगर आपको कोई वो लगती है कि भैया गड़बड़ है, तो आपको बैंक को वापस बताना पड़ता है कि भैया जो आपने कागज भेजे हैं वो हमें टाइम से नहीं मिले या जो भी कुछ है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जो इशूइंग बैंक है, आपको पता है कि इशूइंग बैंक ये वाला है इशूइंग बैंक, तो यहां से यहाँ डॉक्यूमेंट पहुंचे, अब कब मिले उसे, 7/3/21 को मिल गए, ट्यूसडे को। took 2 days to examine the same and refer the document to applicant। 2 दिन तो उसने खुद देखा और उसके बाद उसने डॉक्यूमेंट कहाँ भेज दिए, किसको भेज दिए, अपनी पार्टी को भेज दिए, 9 तारीख को भेज दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7/3 इस जगह पे इशूइंग बैंक में, और यहाँ से इसने ये कागज इसको भेज दिए, कब भेज दिए, 9/3 को भेज दिए, ठीक है। और यहाँ पे डे भी बता रहा है, यहाँ पे ट्यूसडे है और यहाँ पे थर्सडे है। द एप्लीकेंट केम अप विद डिस्क्रिपेंसी इन द डॉक्यूमेंट। अब इसने कहा, जो ये एप्लीकेंट है, इसने कहा साहब इसमें कागजों में क्या है, एक कमी है, कागजों में क्या है, कमी है। क्या कमी है, कुछ भी हो सकती है, और ये जो कमी उसने बताई कब बताई, 14th को इवनिंग में बताई, यानी यहाँ से वापस डॉक्यूमेंट आए यहाँ पर कब आए, 14th की इवनिंग में यहाँ पर आ गए, और उस दिन डे था ट्यूसडे, ठीक है। और उसने कहा कि डॉक्यूमेंटों को रिजेक्ट कर दो एज द बिल ऑफ लेडिंग वाज नॉट स्टैम्प्ड विद ऑन बोर्ड स्टैम्प, यानी बिल ऑफ लेडिंग में अगर ये सब नहीं लिखा हुआ है
तो इसका मतलब अभी सामान जहाज पर चढ़ा नहीं है, ठीक है। एंड इनिशियल्ड बाय द शिपिंग कंपनी, और उसमें जो सिग्नेचर है वो शिपिंग कंपनी ने किए हुए हैं, ठीक है। तो इसने दो ऑब्जेक्शन इसमें लगा दिए। अब क्या हुआ आगे देखिए। द इशुइंग बैंक सेंड स्विफ्ट मैसेज ऑन कब, 15 को। 15 को उसने मैसेज भेज दिया। तो 15 को अगर उसने मैसेज भेजा है तो इसको, इस बैंक को कब मिलेगा वो? बताओ। 15 को मैसेज है ना। फिफ्थ मैसेज सेम डे मिल जाएगा ना। हाँ, तुरंत मिल को नहीं जाएगा, मिलेगा सर। यानी 15 को यहाँ रिसीव हो गया। अब इसमें इतनी सारी डेट्स आ गई, तो हमें ये चेक करना है क्या ये एलसी का रिजेक्शन सही था या नहीं था। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इतनी डेट्स का हमारा मामला है इसमें, ठीक है। तो इतनी डेट्स का जब मामला है तो पहले तो हम इसमें सैटरडे और संडे हटा दें। पहले क्या हटा दें? सैटरडे संडे। तो यहाँ पर ट्यूसडे से कहानी शुरू हुई, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो हमारे ये 2 दिन तो यहाँ निकाल दो। अब कितने दिन दिखाई दे रहे हैं आपको? 7 7 डेज दिखाई दे रहे हैं। और हमको कितने दिन मिलते हैं? 5 5 बैंकिंग डे मिलते 5 हैं। days। 5 डेज नहीं, 5 बैंकिंग डेज मिलते हैं, ठीक है। तो इसने आर्टिकल 16D को कहता है, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल एंड डिस्क्रिपेंसी मस्ट बी गिवन एटलीस्ट बाय द क्लोजिंग ऑफ आवर्स ऑफ द 5th बैंकिंग डे, यानी जो 5वां दिन है वो पार नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन। In the instant case, the opening bank was correct in sending swift message और इतना, which was 5th banking day subsequent to the date of receipt of। तो कैसे था? तो उसने बोला भैया 11-12 को क्या निकल आया? सैटरडे संडे। उसके बाद एक और बात बोली कि 13 तारीख को वहां पर एक क्या थी? हॉलीडे थी, ठीक है। तो अब आपके पास कितने दिन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पहला वाला दिन होता है, कौन सा वाला? पहला वाला दिन काउंट नहीं होता। क्यों? मान लिया वो पहला आपको मैसेज आ जाए 4:59 और 59 पर, और आपने अपना बैग पकड़ लिया घर जाने के लिए, इसलिए जिस दिन डॉक्यूमेंट आते हैं उस दिन को नहीं काउंट किया जाता, ठीक है। अब आप देखिए कि कितने दिन हो रहे हैं। 5th वर्किंग डे। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो रिजेक्शन था, किसका? नेगोशिएटिंग बैंक का, वो गलत था। इसका डॉक्यूमेंट को भेजना बिल्कुल टाइम लिमिट में था, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस केस से कोई भी क्वेश्चन अगर डेट में बनता है तो पहले तो पहला दिन निकाल देना। कौन सा वाला दिन? जिस दिन कागज मिले। उसके बाद छुट्टियां निकालना, और वो डॉक्यूमेंट आपके पास उन 5 दिनों के तक ही होने चाहिए। अगर एक दिन भी आप ज्यादा रख लेंगे तो वो कैंसिलेशन, मतलब रिफ्यूजल हो जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये बताता है यहाँ पे, बीइंग अ हॉलीडे इन द इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ होली, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। चलो अगला केस देखते हैं।
अगला जो केस है वो रिलेटेड है किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से, कि भैया अगर इंश्योरेंस में कोई डिस्क्रिपेंसी तो क्या होगा। तो जो एलसी थी उसमें लिखा था इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, 110% ऑफ इनवॉइस वैल्यू का इंश्योरेंस होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि एक जो डॉक्यूमेंट है बैंक एंड नेगोशिएट द फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट कवरिंग इनवॉइस ऑफ कितना, इतने की इनवॉइस थी अंडर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब उसमें ट्रेन भी है, 2 ट्रेन हो सकती हैं, शिप भी हो सकता है, मल्टी मॉडल। ठीक है, और ये जो इनवॉइस है वो 15 मार्च की है टू द ओपनिंग बैंक अंडर द सेड एलसी द इंश्योरेंस इनक्लोज द डॉक्यूमेंट वाच कितना। अब देखो सामान उसने मंगाया कितने का, इनवॉइस कितने की थी 17,920, इंश्योरेंस किया कितने का 20,000 का। तो 17,920 में अगर हम 10% और ऐड कर ले तो कितना बन जाएगा, बोलो। 19,000 कुछ बचेगा, 19,000 हाँ कुछ आएगा। मतलब 20 से कम ही रहेगा, 20 से कम ही रहना है। 19,712। 19,712 इज डेटेड इतना। और इंश्योरेंस देखो, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, बिल ऑफ रीडिंग कब का है, 15 दिन। और इंश्योरेंस कब का है, 17 दिन। 17 दिन का। 17 दिन का। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इंश्योरेंस हमेशा कब का होना चाहिए, सेम बिल ऑफ बिल ऑफ डे। रीडिंग रीडिंग से डेट। पहले। हाँ शिपमेंट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, एज पर द आर्टिकल 28 इट शुड बी एटलीस्ट 110% इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, मस्ट नॉट बी डेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। आ गया, तो इसमें किसकी कमी है, ट्रांसपोर्ट डेट का। नहीं मतलब किसने करी है कमी, हो भेजने वाले ने, यानी एक्सपोर्टर ने की। बेनिफिशियरी, हाँ एक्सपोर्टर या बेनिफिशियरी की कमी है। इन द गिवन सिनेरियो द इंश्योरेंस इज डेटेड आफ्टर द डेट ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट विच शुड बी कवरिंग ऑफ वयोग, वयोग माने समुद्री यात्रा होता है। ठीक है, ऑफ गुड्स फ्रॉम द गो डाउन टू सेलर एंड इज मोर देन गिवन परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। तो उसने बोला हुआ है कि, इसने बताया हुआ है कि यहाँ पर जो सामान भेजा हुआ है वो 110% का तो है। ठीक है, और इंश्योरेंस इज डेटेड आफ्टर द डेट ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वो बात का है। बैंक वुड नॉर्मली एक्सेप्ट सम डिफरेंस इन इंश्योरेंस में तो थोड़ा बहुत डिफरेंस वो कर सकता है, विच कुड बी ड्यू टू राउंडिंग ऑफ वैल्यूज, बट can still point out of discrepancy and refuse the document in case of the insurance covers fall below 110% invoice value. However, document dated after the date of document is clearly discrepancy. ठीक है, तो उसमें वापस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला। अब इसमें इस बार बुक में आपके एक आध केस स्टडी है, बढ़ा दी। सर इसमें जो है एक पॉइंट पीछे लिखा है ना हाँ, कि एप्लीकेंट से जो है ये लेना है, तो लेकिन तो एप्लीकेंट जब एलसी बनाएगा उस समय ही ना उसका टर्म्स एंड कंडीशन हो जाएगा। अच्छा तो बाद ठीक में है, एप्लीकेंट कुछ मॉडिफाई कर सकता है बताते क्या? हैं बताते हैं। कई बार क्या होता है कि एप्लीकेंट ने अपनी एलसी की कंडीशन बता दी इशूइंग बैंक को और काम चल पड़ा। जब यहाँ से डॉक्यूमेंट आए तो डॉक्यूमेंट थोड़ी सी आगे डिस्क्रिपेंसी है, कमी है, तो इशूइंग बैंक चाहे तो उस कमी का अप्रूवल ले सकता है। किससे ले सकता है, उस कमी का अप्रूवल किससे ले सकता है, एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट से, क्योंकि जो सामान आ रहा है किसके पास आ रहा है, एप्लीकेंट के पास आ रहा है। सामान खराब होगा एप्लीकेंट का होगा, क्योंकि अब उसने कंसेंट दे दी कि भाई कोई बात नहीं, 2 दिन बाद का इंश्योरेंस है ना, अगर नुकसान होगा तो मैं देखूंगा।
तो उसकी डिक्लेरेशन लेनी जरूरी होती है। ठीक है, तो अगर वो डिक्लेरेशन दे देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप उसका पेमेंट कर देंगे बेनिफिशियरी का। ठीक है, नेक्स्ट है, ये अभी पहले भी आ गया था, बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट नॉट इन गुड्स। गुड्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, जो जो कंप्लेंट वो हुई है, उसने कहा हुआ है द इम्पोर्टर क्लेम्स, कस्टमर क्लेम्स दैट इवन दो द ऑन बोर्ड बिल ऑफ लीडिंग वाज इतना, द गुड्स हैव एक्चुअली बीन शिप्ड ऑन इतना। मतलब बिल ऑफ लीडिंग में डेट पड़ी हुई कितनी, 21 मार्च। और जहाज कब चला है आपका, 5 अप्रैल। तो इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि जहाज चलाना एक्सपोर्टर या बेनिफिशियरी के कंट्रोल में नहीं है। उसने डिक्लेयर किया था कि हम जहाज कब चलाएंगे, 31 को, लेकिन जहाज खराब हो गया। ऐसी कंडीशन में जो बेनिफिशियरी है उसकी कोई भी गलती नहीं मानी जाती। ठीक है, द गुड्स हैव एक्चुअली बीन शिप्ड ऑन इतना, ही contends therefore the LC terms are not complied with, the LC allowed shipment before 1st April, refuses to reimburse the bank। और उसने क्या करा कि ये 1 अप्रैल से पहले की है, इसलिए क्या नहीं करूंगा मैं, रिफ्यूज कर दिया टू रिम्बर्स टू द बैंक, बैंक को पैसा देने को मना कर दिया इसने। ठीक है, तो क्या होगा इसमें बताओ, इसमें भेजने वाले की गलती है, नहीं है गलती। ठीक है, कि भेजने ऑन वाले बोर्ड, हाँ बोलो, बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा ना इसमें तो। नो सर, पेमेंट नहीं करना, बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट ना, एज पर डेट डॉक्यूमेंट इज नॉट देयर। नहीं अभी देखो, यहाँ देखो, पहली बात बोलता है कि बिल ऑफ लीडिंग में डेट पड़ी थी कितने की, 31st। द डिसीजन ऑफ द बैंक अबाउट द कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन इज टू बी बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट ओनली। उसे नहीं पता कि वास्तव में कब भेजा गया, बैंक ने तो क्या देखने, केवल डॉक्यूमेंट। इंफॉर्मेशन दैट वेसल एक्चुअली लेफ्ट इट्स शोर ऑन 5th अप्रैल, इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द यूसीडीपीडी एंड पार्टीज डील विद द डॉक्यूमेंट्री। तो यही मैं बता रहा हूँ कि भैया ये आपके परव्यू से बाहर की बात है। बैंक आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी बैंक की इसमें कोई भी गलती नहीं है। बैंक को तो जो कागज मिले उसने वो कागज आपको इशूइंग बैंक को पहुंचा दिए। अब एप्लीकेंट ने कहीं से पता लगाया कि भैया जहाज तो 10 दिन बाद चला था, उसने पॉइंट उठा लिया, नहीं हो सकता। ठीक है, केस एक और केस है, issuing bank not responsible for failure of advising bank in advising the LC। तो जो ये वाला बैंक होता है हमारा, ये वाला बैंक, ये वाला बैंक, ये वाला बैंक अगर कोई काम इधर को नहीं कर रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, ये जो है नॉट रेस्पॉन्सिबल है। ये क्या है, नॉट रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ABC Bank was approached by their importer client on Itna, stating that his supplier had not received the LC opened by the bank on Itna। तो यहाँ पर इसमें एक केस और डाल दिया इन्होंने। उसने कहा कि एक बैंक ने अप्रोच किया बाय देयर इंपोर्टर, बैंक में अप्रोच किया इंपोर्टर ने, यानी इसको अगर हम ऐसे मान लें, इस तरह बना लें, तो ये कब आया यहाँ पे, 2 अगस्त को आया। ठीक है, और उसने कहा कि हिज सप्लायर हैड नॉट रिसीव्ड द एलसी ओपन बाय द बैंक। तो ये जो 2 तारीख की एलसी थी, 2 जुलाई की एलसी को अभी तक कहाँ नहीं पहुंची,
कहाँ नहीं पहुंची बताओ? आप लोग सुन ईश्वर रहे हैं बैंक, क्या बताया जा रहा ईश्वर है? ईश्वर बैंक में। इशूइंग बैंक नहीं, बेनिफिशियरी को। एडवाइजिंग को तो पहुंच जाती है, क्योंकि अच्छा एडवाइजिंग को तो कौन भेज रहा है? इशूइंग बैंक। और उसकी बात भी हो रही है, वो एग्री भी कर रहा है, लेकिन अगला स्टेप कहीं मिस हो गया। उस कंडीशन में एबीसी बैंक इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू द एडवाइजिंग बैंक विच एडमिटेड नॉन एडवाइजिंग द एलसी टू द। तो उसने कहा कि भैया हाँ मुझसे गलती हो गई कि मैंने क्या नहीं करा, अभी अभी आपका आगे नहीं भिजवाया, ठीक है। द बेनिफिशियरी इज नाउ नॉट रेडी टू शिप द गुड्स अनलेस द प्राइस इज इंक्रीज बाई। तो अब ये वाला बंदा है जो भेजने वाला था, उसने एक पॉइंट लगा दिया कि भैया मैं इसको तभी काम करूंगा जब आप क्या करोगे, मेरे इसके प्राइस क्या करोगे, 1000 से बढ़ा दोगे। इंपोर्टर हैज कंप्लेन दैट द ओपनिंग बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले एंड लॉस। तो इंपोर्टर बैंक ने कंप्लेन करी कि भैया इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ओपनिंग बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले और लॉस। जो इंपोर्टर है यानी ये बंदा, इसने इससे कंप्लेन करी कि भैया ये जिम्मेदारी आपकी थी कि एडवाइजिंग बैंक बेनिफिशियरी को क्या पहुंचा देता, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपका कहना क्या है इसमें? उसकी जिम्मेदारी नहीं है सर। इशूइंग बैंक का तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। नहीं है, उसका ये काम तो था बैंक एडवाइजिंग बैंक तक करना, ठीक है। देखो, एडवाइजिंग बैंक इज नॉट इन ए पोजिशन टू एडवाइस एलसी फॉर एनी रीजन, इट शुड इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली टू द एलसी। तो उसको क्या करना चाहिए था? अगर वो नहीं कर पा रहा था यहाँ पर काम, तो उसको इधर वापस क्या करना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था, ठीक है। ओपनिंग बैंक इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ एडवाइजिंग बैंक टू कैरी आउट देयर इंस्ट्रक्शन थ्रू इट्स एज यूजर, ठीक है। अब तो आता सर है इस केस में जो है इंपोर्टर बैंक के पास आया, ओपनिंग बैंक के पास, लेकिन जो उसका जो लॉस है फिर वो कौन बियर करेगा? एडवाइजिंग बैंक जो है वो तो ओपनिंग बैंक को ही ना पैसा भेजेगा, जो लॉस भी जो होगा ओपनिंग बैंक के थ्रू ही ना वो ये इंपोर्टर को कॉम्पेंसेट करेगा। चलो बताते हैं, इधर देखो, हमने जब शुरू में बताया था एलसी होने के लिए कितने स्टेप होने जरूरी है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो 4 वाला स्टेप है ये मिस हो गया, तो अगर 4 वाला स्टेप मिस हो गया तो इसका मतलब एलसी बनी ही नहीं। नहीं जब नहीं एलसी नहीं बनी। बनी ही नहीं और ये बंदा यहाँ शिकायत लेके आ गया, तो ये कहेगा भैया मैंने तो एडवाइजिंग बैंक को भेज दिए थे लेकिन एडवाइजिंग बैंक ने नहीं भेजे। तो इसकी तो कोई गलती नहीं है, किसकी? इशूइंग बैंक की कोई गलती नहीं है, ठीक है। गलती है इसकी एडवाइजिंग बैंक की। तो ये चाहे तो एडवाइजिंग बैंक को किन्हीं शर्तों में कोर्ट में ले आ सकता है कि भैया इसने मेरी एक डील जो है क्या कर दी, खराब कर दी। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार नहीं होगा? इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये नया ऐड हुआ, पहले नहीं था, पिछली बुकों में नहीं था ये, ठीक है। इशुएंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का इशू की खबर है, ठीक है। तो उसने कहा एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट हुए विच इंक्लूड एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ कितने, $2 लाख ऑन 29। द डेट ऑफ शिपमेंट कितनी है, वही बात आ गई यहाँ पे। क्या बात आ गई कि ये डेट ऑफ शिपमेंट के बात की है। पॉलिसी कवर्ड इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज ए। अब इसमें कोई इंश्योरेंस का कोई क्लॉज है, द पॉलिसी कवर्ड इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज, कोई एक पर्टिकुलर वो है, ठीक है। यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी डेटेड सब्सिक्वेंट टू शिपमेंट डेट इज एक्सेप्टेबल ओनली if it indicates that risk cover is effective from the at least the date of the। तो उसने बोला हुआ है
कि अगर उसमें ये लिखा हुआ होता क्या कि भैया जो शिपमेंट का डेट है वहां से इफेक्टिव होनी चाहिए पॉलिसी, वहां से पॉलिसी इफेक्टिव होनी चाहिए। तो इसमें बोलता है एलसी डज नॉट स्पेसिफाई द एक्सटेंड कवर, इट शुड बी एटलीस्ट इतना वैल्यू। तो यहाँ पर अब एक और बात आ रही है कि LC should stipulate the type of insurance required, should not be imprecise terms about risk coverage। तो उसने कहा कि भैया जो इंश्योरेंस आपको चाहिए उस इंश्योरेंस की कंडीशन टर्म्स भी अगर पहले से बता दी गई तो उसी तरह का इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या निश्चय निकलेगा बताओ? सर रिजेक्ट हो नहीं होगा सर। आफ्टर द डेट है तो रिजेक्ट होना आफ्टर द डेट है तो क्या होगा? वो 2 नहीं दिन का होगा। कवर नहीं है इसमें। हाँ, नहीं प्लस होगा। कौन सा ठीक है। स्पेसिफिक इंश्योरेंस है, फायर है हाँ। कि बर्गलरी अच्छा, है? एक चीज और है, ऐसा हो सकता था कि आप 29 को पॉलिसी इशू कर रहे हैं लेकिन उसमें ये बात लिख दें, क्या लिख दें कि भैया आपका कवर कब से चालू होगा? 27 से। अगर ये लिखा होगा तो चल जाएगी। ठीक है, चलो अभी बैंकिंग डे का एक और इसमें कोई छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें क्या बोलते हैं देखो यहाँ पे, एक्सपोर्टर हैज सबमिटेड डॉक्यूमेंट ऑन इतने टू योर बैंक ऑन इतने को 2 मई को दिए। एलसी शोज लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कितने अप्रैल है? 30 30 अप्रैल। अप्रैल। कस्टमर क्लेम्स द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद इन द एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट एज इतने। अब अगर ये ऐसा हो जाए, कैसा कि जो डेट थी उस डेट और प्रेजेंटेशन के बीच के सारे दिन क्या बन जाए, अगर हॉलीडे हो जाए तो क्या होगा? तो उसने कहा इफ द लास्ट डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज ए हॉलीडे then the LC shall be automatically treated as valid for next work। तो ये एक पॉइंट ध्यान आ गया कि भैया अगर उस दिन हॉलीडे है तो वो काम कब होगा? अगले दिन होगा। ठीक है, in this case the last working day of Saturday, even though the forex market are closed on Saturday, banks are open the presentation document, the presentation therefore will be treated as presentation after। इसमें क्या कह रहा है? हॉलीडे के बाद फिर प्रेजेंट करे तो ये कह रहा भाई एक्सपायरी हो जाएगी, और आगे पहले बोल रहा है भाई हॉलीडे के बाद करेंगे अगले वर्किंग डे पे। एक्सेप्ट होना चाहिए ना, क्योंकि वो 30 और 1 तो सैटरडे संडे बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 मई को प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं, एक लास्ट लाइन ये बोल रहा है ना सर, सैटरडे फॉरेक्स मार्केट क्लोज है बट बैंक आर ओपन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। वो अगर 30 को डॉक्यूमेंट जमा सही। कर देता तो ये वैलिड होता था। हाँ, ये देखो ये बोलता है इन दिस केस द लास्ट वर्किंग डे वाज सैटरडे। तो वर्किंग डे है, चाहे फॉरेक्स का ट्रांजेक्शन नहीं करता लेकिन उसे वो कागज कब दे देने चाहिए थे? 1 मई को दे देने चाहिए थे। तो 30 अप्रैल को, सॉरी, कब देने चाहिए थे? 30 अप्रैल 30 अप्रैल को देने चाहिए थे, क्योंकि ये मान रहे हैं उस दिन कौन सा दिन है? सैटरडे। और जो एक वर्किंग डे है, यानी आपका डिस्पैच खुला हुआ है ऐसे समझ लो। तो कागज तो आने चाहिए थे, भले ही बैंक उसमें कब काम करे। और ये जो छुट्टियों का समय मिलेगा किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। बैंक को। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये क्या मानी जाएगी? आफ्टर एक्सपायरी। यानी कोई सैटरडे और संडे को, सैटरडे और संडे को इस बात से एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि मैं कागज ना दूं। कागज देने पड़ेंगे भले ही बैंक काम करे या ना करे। ठीक है, चलो इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखो।
LC must have an applicant and a beneficiary. क्या उसमें होने चाहिए दोनों लोग? यस सर। हाँ होने चाहिए। होना चाहिए। ठीक है। LC must have an एडवाइजिंग है, confirming है। advising bank and confirming bank. मस्त False. नहीं है जरूरी ये। नहीं है सर। क्योंकि confirming bank जरूरी नहीं हो। ठीक है। The negotiating bank is not responsible to examine the document. गलत है। False है। Advising bank has no option to decide whether it wants to advise or LC or not. False। कुछ नहीं है False सर, है, ये क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। अगर मैंशन होता होगा है। LC, वो चाहे तो करे चाहे है ना। ना करे। ठीक है। अगला, irrevocable LC cannot be revoked or cancelled but can be amended without the concurrence of a parties concerned. फॉल्स। False है, फॉल्स। उसके लिए सबकी सहमति चाहिए। अब विद द कंसेंट। ये बताओ जरा, इनमें से 1 2 3 4 इर्रिवोकेबल एलसी में कितने लोगों के सिग्नेचर चाहिए? 2%। किस किसके? 2%। बेनिफिशियरी और हाँ, बेनिफिशियरी एंड बेनिफिशियरी है। एप्लीकेंट। एप्लीकेंट नहीं, एप्लीकेंट का एलसी देने के बाद कोई वो नहीं रहता है। 2 and 4 इशूइंग 2 and बैंक 4 चाहिए इर्रिवोकेबल के लिए। ठीक है। रिवोकेबल के लिए कौन चाहिए? रेवोकेबल में सर कोई मतलब वैसे नहीं Only. स्पेसिफिक नहीं है, रिवोकेबल के लिए ओनली इशूइंग बैंक जो कह देगा वही चलता है। रिवोकेबल एलसी के लिए ओनली इशूइंग बैंक जो कह दे वो चलता है, और इर्रिवोकेबल के लिए इन दोनों का कंसेंट होना जरूरी है। क्योंकि एलसी की खास बात है कि एलसी स्टैब्लिश होने के बाद इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं रहता। ठीक है। रेड क्लॉज इज कॉल्ड सो it is all over printed in red letters. ट्रू है सर। फॉल्स। अब इसमें नहीं, ये ऑल ओवर लिखा हुआ है। सर पुराने टाइम पे होता था, मैंने पढ़ा था, अभी रेड लेटर्स में लिखा जाता था। नहीं, Red लेकिन में। पूरा नहीं ना, अच्छा। वो क्लॉज लिखा जाता था। हाँ जी। अभी देखते हैं और ऑप्शन। confirm LC is confirmed by the bank usually in the country of exporter for giving additional comfort to the exporter. ये बात ठीक ट्रू है, ट्रू ट्रू। ये तो ट्रू ट्रू है। है। ट्रू है। Transfer LC can be further transferred by first, second, third, even without a specific mention of the original LC. ट्रू सर। once can be done once। once तो है। Transfer LC can be further transferred by first, second, ये false है। फर्दर नहीं दे सकते ना, फॉल्स। एक बात तो कर सकते, false है। तो ये वाला भी हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं हम? ये वाला false ट्रीट कर रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि इसने क्या लिखा हुआ है? ऑल ओवर प्रिंटेड। ऑल ओवर नहीं चलेगा। अगर हाँ ये कहता है कि क्लॉज प्रिंट है रेड से तो चल जाता। ठीक है। बैक टू बैक एलसी इज कौन सी होती है? ऑन द बैकिंग ऑफ एक्सपोर्टर। सी। बैकिंग टू द एन एक्सपोर्टर। ये वाला होगा। सी है कुछ भी। सी। ठीक है, सी वाला होगा इसका। ठीक है। यूसीबी 600 क्या है? सी set of rules formed by ICC governing LC business globally. ICC is ICC D होगा ना, the trade D body है। governing the UCPDC rules। इंडिया ओनली नहीं होगा ना, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बी नहीं, इसका थर्ड का सी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंडिया ओनली। ठीक है।
इसमें आईसीसी इज बी ये वाला बी होगा, होगा सर। बी 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 होगा, सर बी। ठीक है। एंड इफ एन इन एन एलसी ट्रांजेक्शन फॉलोइंग पार्टीज आर नॉट इन्वॉल्व, कौन नहीं होती? डी सर डी। डी 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 सर। डी इन्वॉल्व नहीं है ना, क्योंकि एलसी के ट्रांजेक्शन में एक्सपोर्ट है, एडवाइजिंग बैंक है, इशूइंग बैंक है, तीनों लोग इन्वॉल्व है। लेकिन ओपनिंग बैंक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो उस कंट्री में है वो आपको इनडायरेक्टली बता सकता है, लेकिन वो इसमें पार्टी नहीं पार्टी नहीं होता, बन सकता। पार्टी नहीं बनता, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री इज रिक्वायर्ड टू शो दैट, क्या होती है बिल ऑफ एंट्री? ऑप्शन बी सर। बी या सी? सी होगा सर, सी होगा। सी होगा इसका, ठीक है। इंक्लूसिव इंश्योरेंस फ्रेट अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन इज कॉल्ड सी एंड एफ आएगा सर। CIF। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इंश्योरेंस एंड फ्रेट की बात कर रहा है, अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। CIF सर, सेकंड बी। इसमें एक बात देखनी पड़ेगी मेरे को, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन वाला देखते हैं जरा एक बार। सेकंड ऑप्शन है वो। ये है ना, देखो यहां तक डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचाने तक BTO। कौन जिम्मेदारी ले रहा है? सेलर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद जिम्मेदारी किसकी होती है? बायर की। तो क्या होगा इसका आंसर? CIF, ठीक है। चलो, चलिए ये टॉपिक हमारा छोटा रह गया था, कंप्लीट हो गया है। तो शाम वाली क्लास में हम लोग इसको, जो आज का चैप्टर था ना फैसिलिटी एक्सपोर्टर वाला, तो शाम वाली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए। सर बीएफएम के प्रैक्टिकल की पीडीएफ मिल जाएगी? बीएफएम किसकी? रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल चार्ज वाली। हेलो, एक मिनट रुको। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैं ऐसा बोल रहा था जैसे बीएफएम में कैपिटल चार्ज के नहीं प्रैक्टिकल हैं, जैसे ऑपरेशन वाले मार्केट के क्रेडिट के, तो उसकी सिर्फ कोई पीडीएफ फाइल हो जिस प्रैक्टिकल की मतलब हो प्रैक्टिस वाले। सेपरेट नहीं है, सेपरेट नहीं है, जो अपने बुक के हैं वही करा रखे हैं, सेपरेट नहीं है अलग से कहीं। ठीक है सर। जितने क्वेश्चन बुक में दिए हैं ना, ऑनेस्टली उनको बढ़िया से करो। एक क्वेश्चन आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, लेकिन इतना इतना जरूर हो जाएगा कि आप पास हो जाए, ठीक है। ठीक है।